Assalamu alaikum students, hope so you all are doing well. Today I am going to discuss law of mass action. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन. मैंने अपने पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 और फर्स्ट ईयर केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में तो हमने इंट्रो देखा था चैप्टर का. उसके बाद हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात की थी. तो आज की बात करते हैं कि आज फिर सेकंड लेक्चर में हमने देखा स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करने से पहले हम लोग इस लॉ के बारे में देख लेते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था. इसका मेन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. तो देयर वर 2 साइंटिस्ट, C.M. गुलबर्ज एंड P. वेग. इन 1864 C.M. गुलबर्ज और P. वेग ये 2 साइंटिस्ट थे, 2 केमिस्ट थे, जिन्होंने 1864 में लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कवर करवाया था. ओके, फिर हम बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि ये क्या है. कि ये स्टेट करता है दिस लॉ स्टेटेड एज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स. कि जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, मींस अब रेट क्या है, रेट की बात करें तो ये स्पीड है जिस पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होगा. ओके स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स. कि क्या है कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो अब बात करें कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन किस प्रोसीड या किस रेट पे किस स्पीड से प्रोसीड कर रहा है, ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज़ के, जो रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज से. अब बात करें एक्टिव मैसेज क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए रिएक्टेंट्स क्या है. रिएक्टेंट्स मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था. ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बनता है. ओके, जो रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज होते हैं उनके प्रोडक्ट, पहले तो एक्टिव मैसेज को देख लें कि होते ही क्या है. कि द टर्म एक्टिव मैस रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल DM पर क्यूबिक ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन. मीन्स ये जो एक्टिव मैस है, ये एक्टिव मैस असल में एक्चुअल में है क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की या तो प्रोडक्ट्स की. ये क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, जो कि हम मोल DM पर क्यूबिक में लेते हैं. और मोल DM पर क्यूबिक क्या है, मोल DM पर क्यूबिक यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का. ओके, हम इस लॉ की सिग्निफिकेंस की बात करते चले तो इसकी लॉ एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस का हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, डिटरमिन करता है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम साइट. जो इक्विलिब्रियम साइट, अब बात करें कि इक्विलिब्रियम साइट होती क्या है. इक्विलिब्रियम साइट वो टाइम होता है या वो पीरियड होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी कंपाउंड में किसी भी रिएक्शन में इक्वल होती है. मीन्स जितना ही रिएक्टेंट एक टाइम पे किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट की अमाउंट भी अगर रिएक्टेंट की इक्वल होती है तो हम कहेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है, या तो ये सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम स्टेट में है. ओके, अब बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ मास एक्शन किस तरह हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बता रहे हैं, इसकी बात करने से पहले हम एक डेरिवेशन की तरफ चलेंगे, जिसका आप लोग स्लाइड में देख ही रहे हैं लास्ट रिजल्ट, या तो जो इसका फाइनल रिजल्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन का वो है Kc = C raised to power C, D raised to power D, A raised to power A, B raised to power B. जब हम पूरी आगे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो फाइनल रिजल्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन का ये किस तरह आया है. ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ईयर की बुक में एक सिंपल इक्वेशन दी हुई है विदाउट एनी कोफिशिएंट, वो है A + B. रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डबल एरो शो किए हुए हैं और साथ ही हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है. सिंपल हमने जनरल एक इक्वेशन ली है C + D. ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टार्ट करने से पहले, ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलती हूँ कि इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं, या डेरिवेशन में हमने 3 चीज़ों को रखना है अपने माइंड में. फिर आपके लिए स्टूडेंट्स डेरिवेशन तैयार करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी. सबसे पहले क्या करना है, हमें पता ही है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो दो डायरेक्शन में जाते हैं.
एक कौन सा होता है, एक होता है फॉरवर्ड, सेकंड बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। और जो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड में जाते हैं मींस जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं उनमें ही इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, अदरवाइज इरिवर्सिबल रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, सिंपली जो हम लोग के पास कॉन्सेंट्रेशंस होंगी या तो हम लोग के पास जो रिएक्टेंट्स होंगे हम उनको क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में रिएक्टेंट को लिखने से हमारे पास क्या शो हो रही होगी, हम लोग के पास कॉन्सेंट्रेशन आ रही होगी। फिर जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ओके फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे के एफ एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा और बाकी का सारा इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। फिर बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। मैंने आपको बताया है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम किस तरह डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लगाते हैं। फिर आप बात करेंगे तीसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि 3 चीज़ें आप लोग अगर इसको याद रखने के लिए, इक्वेशन को तैयार करने के लिए याद रखें अपने माइंड में, तो क्या है आपके लिए इक्वेशंस करना या तो आपके लिए केसी की वैल्यू निकालना किसी भी इक्वेशन के लिए इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रखेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरी चीज़ जो करेंगे वो होगी इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन जिस तरह एक दूसरे के इक्वल हो जाता है हम इसको यूं ही करेंगे। फिर के एफ यूं, फिर क्या है कि जो के एफ एक साइड पे रहेगा और जो के आर है मींस रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन का जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और फिर क्या है, जो प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो डिवाइड हो जाएगी ऑन दी राइट हैंड साइड। फिर के एफ बाई के आर, रिमेंबर ये याद रखिएगा कि ये किसके इक्वल होती है, के सी के, और के सी है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरह डिराइव करेंगे हम के सी की वैल्यू को। और किसी भी इक्वेशन की के सी की वैल्यू, ये तो जनरल इक्वेशन नहीं थी, तो किसी भी इक्वेशन की के सी वैल्यू को हम इस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलेंगे डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि ये बेसिकली है क्या, ये है रेशियो। अब रेशियो है, रेशियो क्या होता है, रेशियो किसी भी हम कैसे फाइंड करते हैं, एक चीज़ को दूसरी से डिवाइड करने से। अब बात करें ये रेशियो है किस चीज़ की, तो ये रेशियो होती है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन को देखा, इंट्रोडक्शन को देखा, मोर एवर हम लोगों ने केसी की वैल्यू भी डिराइव की फॉर ए जनरल इक्वेशन, और फिर हमने डेफिनेशन देखी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ओके स्टूडेंट, दिस इज टुडेज लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और किसी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम या कोई भी कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, जितना जल्दी हो सका मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर